Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Amna here once again. Welcome you on Biophysics Spectrum. My dear audience, today we are going to start chapter number 2, Biological Molecules. As the name is suggesting that we are going to talk about those molecules which are present in living organisms, which are the basic and important part of the lives of living organisms. अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इसमें पूरे का पूरा चैप्टर बना दिया गया है? तो उसमें यह है कि आपको पता है बॉडी के अंदर तरह तरह के रिएक्शंस प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। बॉडी ग्रो करती है, रिप्रोड्यूस करती है, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है। तो वो सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं ना, वो रिएक्शंस जो होते हैं, वो प्रोसेसेस जो हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, वो इन्हीं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रहे होते हैं। सेकेंडली, पहले बॉडी बहुत सिंपल होती है, ठीक है, बॉडी पहले बहुत सिंपल होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे उसके अंदर रिएक्शंस होते रहते हैं, वैसे वैसे उसका सिस्टम बहुत अच्छा होता जाता है, बहुत एक वेल डेवलप्ड सिस्टम हो जाता है बॉडी का, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आ जाती है, ये भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की वजह से आती है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल कंपोनेंट्स हैं, जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हैं, उन सब को हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं उस ब्रांच को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब केमिकल कंपोनेंट्स कौन से, जैसे आपने स्टार्ट में बायो एलिमेंट्स का नाम पढ़ा था, जो कि थे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सोडियम वगैरह वगैरह, काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है, जिनमें से कुछ की वर्थ बहुत ज़्यादा थी, कुछ की परसेंटेज कम थी, लेकिन इम्पॉर्टेंट वो सभी थे। अच्छा, तो अब वो थे केमिकल कंपोनेंट्स। अब उनकी वजह से ही केमिकल प्रोसेसेस हो रहे थे, जैसे कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर उसकी फूड प्रोडक्शन होती है, ग्लूकोज बनता है, फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। उसके अलावा जो ह्यूमन बॉडी के अंदर या मैमल्स के अंदर जो डाइजेशन हो रही होती है, या मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस होते हैं ना, इनको हम अगर डिस्क्राइब करना चाहते हैं या इनकी जो डिटेल डिस्कशन करते हैं ना, वो बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से कर रहे होते हैं। अच्छा, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमने कहा कि केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जब वो कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स वो मिलते हैं तो केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं। तो अब जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ना, इनको दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नंबर 2 इज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, इन दोनों के दरमियान बहुत बेसिक सा डिफरेंस आ जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, उसका फॉर्मूला है CxH2O, बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट हियर। प्रोटीन्स का फॉर्मूला बहुत लंबा है, उसके अंदर भी आप देखो तो लास्ट पे COOH आता है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग उसके अंदर भी प्रेजेंट है, एज वेल एज लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर भी होती है। बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग आपको नजर नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल वाटर है जिस तरह से, तो वाटर के अंदर H2O का फॉर्मूला हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट देयर इज नो कार्बन। Carbon dioxide, CO2, there is carbon but hydrogen is absent. Acids like HCl, so hydrogen is present but carbon is not. Bases like NaOH, again there is hydrogen but there is the absence of carbon. And salt like NaCl. अच्छा, अब बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं एक सेल के अंदर, उन सारे के सारे रिएक्शंस को मिला के हमें खास टर्म देते हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म को उर्दू में कहा जाता है तोड़ फोड़ का अमल। और इसके अंदर क्या होता है, इसको भी दो टर्म्स मिलके ये एक पूरी की पूरी टर्म बना रही होती हैं, मतलब कि ये भी एक ब्रॉडर टर्म है। तो दो टर्म्स किस तरह से मिलकर मेटाबॉलिज्म बनाती हैं। नंबर 1 इज एनाबॉलिज्म, ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर सिंपल सब्सटेंसेस, मतलब छोटे छोटे सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, वो इकट्ठे होते हैं, एक जगह पे मिलते हैं और फिर एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बन जाता है। छोटे छोटे जो सब्सटेंसेस होंगे वो एक दूसरे के साथ जब बॉन्डिंग बना लेंगे तो फिर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। उसके अंदर एनर्जी क्या होगी, यूज हो रही होगी। लेकिन उसके बरक्स कैटाबॉलिज्म वो रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टूट के छोटे छोटे सब्सटेंसेस के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। तो जब वो टूटेंगे तो बॉन्डिंग टूट जाएगी, बॉन्डिंग टूटेगी तो एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसी को फिर एनाबॉलिज्म ने यूज कर लिया था, एनाबॉलिज्म के प्रोसेस ने यूज किया था, जिसके अंदर छोटे सब्सटेंसेस ने मिलकर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाने थे, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में भी नजर आ रहा होगा, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं, आगे है जी इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी बुक के चैप्टर नंबर ये बुक पेज नंबर 17 पे यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर बैक्टीरियल सेल्स और मेमेलियन सेल की केमिकल कॉम्पोजिशन बताई हुई है। मतलब कि डिफरेंट केमिकल्स के जिस तरह नाम लिखे हुए हैं और बताया हुआ है कि ये इतने परसेंट इस सेल का कवर कर रहे होते हैं, तो हमने इसके सेल वेट के हिसाब से बताना है। जिस तरह वाटर है तो वाटर इक्वली वेटेज रखता है बैक्टीरियल सेल के भी अंदर और मेमेलियन सेल के भी अंदर। इसी तरह के प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए, आरएनए, दूसरे बहुत से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक आयंस, इन सब का जिक्र है। तो जिस तरह यहाँ पे वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक आयंस, इन तीनों की परसेंटेज तो सेम है दोनों सेल्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर भी और मैमल्स के अंदर भी, लेकिन जो बाकी हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर उन्होंने किस लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के हिसाब से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल एज फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अच्छा, तो हम बात करने लगे थे कार्बन की। कार्बन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। कोई मुश्किल नहीं है, देखने में आपको ये काफी लंबा लग रहा होगा पर ये कोई इतना लंबा मुश्किल नहीं है। इसमें क्या, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हम बार बार कार्बन का जिक्र करते हैं, कार्बन की बॉन्डिंग का जिक्र करते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये बहुत बेसिक एलिमेंट है। ठीक है, बहुत बेसिक एलिमेंट है। इसका किरदार बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी जिस्म के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे किसी जिस्म के अंदर स्केलेटन होता है। वो स्केलेटन आपको पता है वो कितनी एक ज़बरदस्त सिमेट्री के साथ बना हुआ है। उसी की मदद से आपका पूरे का पूरा ये जो बॉडी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नज़र आता है, ये उसी की वजह से है। तो जिस तरह एक स्केलेटन किसी बॉडी में होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से कार्बन भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के अंदर उस स्केलेटन का रोल, स्केलेटन के अंदर सेंट्रल पोजीशन कवर कर रहा होता है। ठीक है, सेंट्रल रोल प्ले करता है। फिर क्या है, कार्बन एक टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट एलिमेंट है। किस तरह से, इसका मतलब यह है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसकी वैलेंसी 4 है, मतलब यह है कि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि ये 4 एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग बना सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है। इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से शेयर होते हैं, वो होते हैं कि या तो आप इलेक्ट्रॉन्स दे देते हो किसी को या किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हो। और ये किसके अंदर होता है, किस बॉन्डिंग में होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हम खास तौर पे कोवलेंट बॉन्डिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो कार्बन एक टेट्रावेलेंट होता है, मतलब कि 4 बॉन्ड्स बना सकता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। इट कैन रिएक्ट विद मैनी अदर नॉन एलिमेंट्स फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड्स, मतलब ये बहुत से ऐसे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है जो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि कार्बन ने तो शेयर करने हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो किसी ऐसे के साथ ही करेगा ना, किसी ऐसे एलिमेंट के साथ ही बाइंड करेगा या रिएक्ट करेगा जो कि खुद भी कोवलेंट बॉन्डिंग बना रहा हो, क्योंकि इन्होंने तो शेयर करना है आपस में। अब कार्बन 4 एटम्स या 4 रेडिकल्स के साथ मिलके बॉन्डिंग बना लेगा। अब वो जब चारों के चारों बॉन्ड्स उसके किसी न किसी के साथ बन जाएंगे तो पूरी की पूरी वो तो उसका तो काम बन गया, उसकी तो सिमेट्री बड़ी अच्छी होगी। उसकी सिमेट्री को अब हम टेट्राहेड्रॉन का नाम देंगे, ड्यू टू 4 बॉन्ड्स उस स्ट्रक्चर को, उस सिमेट्री को टेट्राहेड्रॉन का नाम देंगे। और जब उसके चारों के चारों बॉन्ड्स कवर हो चुके हैं, किसी न किसी के साथ उसने शेयर कर लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे, तो अब वो स्टेबल हो गया, पूरे का पूरा स्टेबल हो गया है। इसको हम कहते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया है। जब हमने कहा कि जब वो बॉन्ड्स बना लेता है तो वो स्टेबल हो गया, मतलब उसने स्टेबिलिटी अचीव कर ली। इसका मतलब ये कि वो बहुत एक फेवरेबल एलिमेंट है सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स हों या जैसे भी हों, लेकिन उनको बनाने के लिए ये एक सबसे अच्छा एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये स्केलेटन के अंदर सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, अब अगर स्केलेटन की आपको समझ नहीं आ रही कि हम क्यों कह रहे हैं, तो आप लोग देखो तो यहाँ पे ये जो फिगर दिखाई हुई है ना, देखो कार्बन ने किस तरह पूरी की पूरी चेन बनाई। कार्बन का एक एटम दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर ऐसे बारी बारी सब के सब अटैच हुए हैं पूरी की पूरी चेन के अंदर। अब ये चेन भी जरूरी नहीं है कि एक ही तरह से बनेगी। जैसे यहाँ पे ये एक सिंपल चेन बनी हुई है, कार्बन बिल्कुल सीधी 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 बॉन्डिंग एक लाइन के अंदर, वो लीनियर लाइन के अंदर वो चेन अरेंज हुई है, इसीलिए इसको स्ट्रेट चेन का नाम दिया गया है। नेक्स्ट जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे देखो तो कार्बन की यहाँ पे एक ब्रांच निकली हुई है।
यहाँ पे अगर आप लोग देखो सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर, तो कार्बन की यहाँ पे ब्रांच निकली हुई है, तो इस वजह से हम इस चेन को फिर स्ट्रेट चेन नहीं कहेंगे, ब्रांच्ड चेन कहेंगे। चाहे वो एक ब्रांच निकली हो, दो हो, तीन हो, जितनी भी हो, वो ब्रांच्ड चेन होगा। इसके अंदर देखो तो ब्रांचिंग यहाँ पे भी आएगी, ये पूरे का पूरा क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसकी वजह से हम इसको खास तौर पे क्लोज चेन का या रिंग स्ट्रक्चर का नाम भी देते हैं। तो इस तरह से कार्बन डिफरेंट तरीके से ये बाइंड करा होता है। अभी एक चीज इतनी सिमेट्री के साथ जब अरेंज हो रही है, बॉन्डिंग बना रही है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब एक तो यह है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर फिर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है। पहले इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नहीं पता होता था, लेकिन ऐसा ऐसा मजीद डिस्कवर होते जा रहे हैं। अच्छा, एक तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि इस तरह ये जो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं और चेन्स बनी हुई होती है ना, ये सारे का सारा असल में ये स्केलेटन की तरह का एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। अगर आप अपना ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन भी देखो तो उसके अंदर भी आपको नहीं लग रहा है कि उसके अंदर भी बॉन्डिंग हुई हुई है, बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ किस तरह से अटैच हुई हुई हैं। तो ऐसे ही है बिल्कुल। इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है ना, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का स्केलेटन बना रहा होता है। कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का स्केलेटन बना रही होती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने पहले बात किया कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ये तो निशानी है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। लेकिन उसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इनके साथ भी बॉन्डिंग बना सकता है। अगर तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स की पर्टिकुलरली बात करें, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो बनता है ना, ये जो एसोसिएशन बनती है, जो लिंकेज बनता है, उसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कॉर्नर्स पे जहाँ पे कुछ शो नहीं हुआ हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। अब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो ये दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच हुए हुए हैं। तो देखो दो मॉलिक्यूल्स मतलब ये मोनोसेक्राइड्स भी आप लोग कह सकते हो, एक यूनिट दूसरे के साथ अटैच है थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये याद रखना है कि जहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा वहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, और वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। इसी तरह से कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, और ये बॉन्डिंग आपको खास तौर पर नजर आती है दो अमीनो एसिड्स के दरमियान में। जैसे कि यहाँ पे देखो एक अमीनो एसिड ये था और एक अमीनो एसिड ये था, तो ये दोनों जब एक दूसरे के साथ इन्होंने बॉन्डिंग बनाई तो उस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड का नाम दिया गया। और अमीनो एसिड्स का जिक्र या पेप्टाइड बॉन्ड का जिक्र हम खास तौर पे प्रोटीन्स के लिए करते हैं। एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, सारे के सारे भी प्रोटीन्स होते हैं। तो हम कहेंगे कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है, कार्बन ऑक्सीजन की एसोसिएशन होती है, जबकि प्रोटीन्स के अंदर कार्बन नाइट्रोजन की एसोसिएशन होती है और पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अच्छा जी, अब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे या मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। एक चीज़ या तो छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है। तो ऐसा है कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे, या जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के मिलने से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक बन जाता है ना, वो होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। जैसे कि सेलुलोज, फैट्स, प्रोटीन्स हो गए, ये सारे के सारे। और इनकी इनकी करेक्टरिस्टिक कब हम देखते हैं, ये तो हो गई इनके एग्जांपल्स। फिर हम कहते हैं कि ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये वाटर के अंदर जल्दी सॉल्युबल होते ही नहीं है, सॉल्युबल ही नहीं होते हैं। फिर उसके अलावा ये सेल्स का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। उसके अलावा जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, लाइक ग्लूकोज हो गया या फ्रुक्टोज हो गया, ये उनको स्टोर करने का भी काम करते हैं। ठीक है, एक तो ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हैं, फिर ये सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तीसरा ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स को स्टोर करने का काम भी करते हैं। और उसके नतीजे में क्या होता है, जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज है ना, बॉडी के अंदर जब ये स्टोर हो जाते हैं ना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो फिर क्या होता है कि बॉडी को एनर्जी मिलती है और इन्हीं मॉलिक्यूल्स की वजह से मिल रही होती है। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एनर्जी सोर्स का काम कर रहे होते हैं, ताकि जब मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के अंदर, जिस तरह हमने कहा कि एनाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी यूज़ होती है, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी
जा रही होती है, लूज हो रही होती है। तो वो सारे के सारे जो दोनों थे वो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस थे। एनर्जी सोर्स की हम उसके अंदर बात कर रहे थे, तो हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म के अंदर जो एनर्जी सोर्स होता है वो क्या होता है, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स वगैरह वगैरह। दूसरा ही क्या है कि ये सब यूनिट्स हैं। सब यूनिट्स मतलब ये वो यूनिट्स हैं कि जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं और इनके मिलने से एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाता है। फिर क्या है कि कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वो इतने अनस्टेबल होते हैं कि वो जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि छोटे होते हैं, उनको तोड़ना आसान होता है, उनकी बॉन्डिंग कोई ऐसे स्ट्रांग नहीं होती है, उनको तोड़ना आसान होता है। जब कोई चीज़ टूटती है तो उसके बदले में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी तक ये इस वीडियो के अंदर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन तक पढ़ा है और जो हमने कंप्लीट कर ली है। खैर से हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका एक टॉपिक हमने कर लिया है, एक लेक्चर हमने कवर कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।